So we'll go ahead with अगला क्वेश्चन. Next question, a very good question. A merry-go-round. पता है what is merry-go-round? वही जत्रा में you have something which has horses. वो वैसे छोटे बच्चों के लिए होता है. The kids will sit on that and it starts revolving. उसको बोलते हो merry-go-round. Very interesting question. A merry-go-round usually consists of a central vertical pillar. तो यहाँ पे साथ में डायग्राम भी है. तो normally a merry-go-round consists of a central vertical pillar. तो यहाँ पे आपको एक central vertical pillar दिखेगा. आगे बोला है at the top of it there are horizontal rods. So at the top of it there are horizontal rods. So you can see horizontal rods here. एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. There are two horizontal rods. आगे बोला है which can rotate about vertical axis. तो ये जो दो rods है, I'll just change the color of it. तो ये जो दो rods है, these two rods rotate about vertical axis. At the end of this, मतलब ये जो दो rods है इसके end पे, at the end of this horizontal rod there is vertical rod. तो वापस से vertical rod है. ऐसा vertical rod है बेसिकली. ऐसा ही रहता है वो. लेकिन जब ये सिस्टम घूमता है तो यही रॉड वर्टिकल रॉड क्या हो जाता है? डिस्प्लेस. राइट. होता वर्टिकल है वो, लेकिन व्हेन दिस मेरी गो राउंड रोटेट्स दिस वर्टिकल रॉड डिस्प्लेस, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा. राइट. यहाँ पे भी दिखाया है वैसा. ओके. आगे बोला है एट द एंड ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल रॉड देयर इज वर्टिकल रॉड फिटेड लाइक एन एल्बो जॉइंट. यू नो एल्बो जॉइंट? एल्बो जॉइंट. तो ऐसा रॉड था. जैसे मेरी गो राउंड स्टार्ट रोटेटिंग इट विल गो आउट. तो बेसिकली लाइक एल्बो जॉइंट मतलब फ्लेक्सिबल है. तो यहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी है टू मूव, टू डिस्प्लेस. आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? आगे बोला है आपको एट द लोअर एंड ऑफ ईच वर्टिकल रॉड. तो हर एक वर्टिकल रॉड के नीचे देयर इज अ हॉर्स ऑन विच द राइडर कैन सिट. तो यहाँ पे हॉर्स भी दिखाया है. यू विल नॉट बी एबल टू सी क्योंकि लिटिल ब्लड एंड वेरी स्मॉल. तो ये यहाँ पे एक हॉर्स है बेसिकली. तो इफ यू नोटिस प्रॉपरली यहाँ पे एक हॉर्स है. इसके ऊपर राइडर कैन सिट. एज द मेरी गो राउंड इज सेट इनटू रोटेशन. जैसे मेरी गो राउंड रोटेट होगा दिस वर्टिकल रॉड मूव अवे फ्रॉम द एक्सेल. मैंने अभी बताया एल्बो जॉइंट क्या होगा? इट विल मूव अवे फ्रॉम द एक्सेल. So that is what they are showing you. जैसे रोटेट हुआ तो this goes outside, it moves away from the axle. आगे बोला है चलो by making some angle with the vertical. तो if you can see in the diagram यहाँ पे एक एंगल भी दिया है आपको. कितना? थीटा. ये अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ. ये सिर्फ मेरी गो राउंड क्या होता है वो बताया आपको. क्वेश्चन अभी स्टार्ट होगा. तो क्वेश्चन में अब डेटा देंगे. The figure above shows vertical section of a merry-go-round. So this figure is a merry-go-round, vertical section of merry-go-round, in which the initial vertical rods, जो initial vertical rods थे, initially vertical थे, are inclined with the vertical at 37 degree. तो ये जो थीटा वैल्यू है वो कितना है? 37 degree. During rotation, calculate the frequency of revolution of the merry-go-round. Use g value as pi square and sin 37 as 0.6. तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है. दैट्स इट. और देयर आर सम पैरामीटर्स जो आपको बताए नहीं है लेकिन डायग्राम में है. फॉर एग्जांपल इफ यू लुक प्रॉपरली यहाँ पे लिखा है 2.1, यहाँ पे लिखा है 1.5. तो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जो आपको डायग्राम में से यूज करने हैं. तो जिनको अभी भी समझ में नहीं आया उनके लिए मैं डायग्राम ही ड्रॉ कर दूंगा. तो लुक एट द डायग्राम, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. मेरी गो राउंड में एक होता है वर्टिकल रॉड और ये एक्सिस भी होता है वर्टिकल एक्सिस. वर्टिकल रॉड सेंटर में. इमेजिन करो आप जत्रा में हो. जत्रा में एक मेरी गो राउंड दिखा. उसके सेंटर में एक रॉड होता है. वो ये वर्टिकल रॉड है. इस वर्टिकल रॉड के ऊपर यू हैव टू हॉरिजॉन्टल रॉड्स. और ये दोनों हॉरिजॉन्टल रॉड के एंड पे at the end point of these two what you have is again vertical rods.
ऐसे वर्टिकल रॉड्स होते हैं। इसके नीचे होता है घोड़ा, हॉर्स, ऑन विच राइडर कैन सिट। जब मेरी गो राउंड रोटेट होना स्टार्ट होगा, इन दैट केस यही वर्टिकल रॉड इट विल गेट डिस्प्लेस्ड। तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा समथिंग लाइक दिस। मैं सिर्फ एक ही साइड पे फोकस कर रहा हूँ फिलहाल, सेम विल हैपन ऑन द अदर साइड ऑल्सो। तो ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल थीटा इज 37 डिग्री अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। और कुछ वैल्यू लिख के रखी है। ये वैल्यू है 2.1 मीटर और ये वैल्यू है 1.5 मीटर। एंड वेरी ऑब्वियस, जब मेरी गो राउंड रोटेट होगा तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस इज, थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको। यू हैव टू इमेजिन लिटिल बिट। गिव मी अ मिनट, आई विल शो यू व्हाट हैपेंस व्हेन मेरी गो राउंड रोटेट्स। ओके, सो व्हेन मेरी गो राउंड रोटेट्स क्या होगा? वो जो इस पे हॉर्स था वो क्या करेगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। वेरी गुड। तो दैट हॉर्स विल बेसिकली परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज द आइडिया। क्लियर? अब सर्कुलर मोशन का रेडियस मतलब कितना? तो सर्कुलर मोशन का रेडियस होगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस। लेट अस से ये जो 2.1 नंबर लिखा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ। इसको बोलता हूँ मैं एच। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, इसके लिए क्या बोल दिया इसको? एच। और ये जो 1.5 है इसको बोलता हूँ वी, क्योंकि ये क्या था पहले? वर्टिकल। और रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन होगा आर, डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर। हाउ मच इज दिस? 2.1। मतलब क्या है ये? एक्स। और एक काम करते हैं, इसको फिलहाल बोल देते हैं एक्स। तो व्हाट इज आर? एच प्लस एक्स। वेरी गुड। अब हमको फाइंड करना है एक्स। वो एक्स कैसे फाइंड करोगे? ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और थीटा का अपोजिट साइड है एक्स, अपोजिट साइन। वेरी गुड। तो फ्रॉम डायग्राम, from figure, what you can write down is sine of theta is equal to opposite side upon hypotenuse, that is v. So you will have x equal to v sin theta। और थीटा कितना दिया आपको? तो v sin 37। v कितना है? sin 37 0.6। 0.6 1.5 into 0.6 0.9। पक्का 0.9? यस। 15 6 90। पक्का ना? तो कितना आएगा ये? 0.9। तो 0.9 मीटर इज एक्स। फिर आपको आर मिल जाएगा। आर इज एच प्लस एक्स। एच कितना है? 2.1 और ये कितना है? 0.9। तो रेडियस आ गया 3 मीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन इज 3। क्या फाइंड करना था? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था आपको। यू आर सपोज टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी। और गिवन में और क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। गिवन में और क्या क्या है? पाई की, जी की वैल्यू कितनी? पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थीटा तो 37 है, वो तो यूज भी कर लिया हमने। एंड दैट्स इट। बाकी तो कुछ दिया है नहीं हमको, इतना ही दिया है। आपको फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी एन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एन? कल ही बताया था, वी बाय 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। आर आपको मिल गया 3। वी, दिस वी इज वेलोसिटी, दैट वी वाज वर्टिकल डिस्टेंस। तो एक काम करते हैं ना, इसको वी डैश बोल देते हैं। जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन आई कॉल दैट एज वी डैश। तो वी डैश एंड वी डैश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। तो वी क्या आएगा? वी वी क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी चाहिए? यस। 2 पाई आर चाहिए? मिल गया आर। यस। वी चाहिए? यस। वी पता है तुमको? नो। आर ओमेगा। डू यू नो ओमेगा?
अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन किसी भी टाइप का हो, चाहे वो गाड़ी हो एक रोड पे या फिर कॉनिकल पेंडुलम हो, वो हमेशा क्या आता है, अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। तो ये बेसिक थिंग है दैट यू नीड टू रिमेंबर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप। चाहे गाड़ी है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है रोड पे, बैंक रोड पे ऑफ कोर्स, या कॉनिकल पेंडुलम है, या फिर मेरी गो राउंड का केस है, वी विल ऑलवेज बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। वो पता होना जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नहीं तो फिर व्हाट यू हैव टू डू इज यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड भी कर सकते हो, यू कैन डेफिनेटली फाइंड दिस आउट, लेकिन वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम इन फाइंडिंग आउट, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। अब हमने पहले थोड़ा बेसिक देख लिया डायग्राम से। अब प्रॉब्लम क्या आएगा, आर पता है, यस, 3 जी पता है, यस, पाई स्क्वायर, यू नो tan थीटा, नो, यू विल हैव टू फाइंड आउट tan थीटा। तो दो मेथड्स है tan थीटा फाइंड करने के, मैं दोनों बता देता हूँ। पहले तो आपको tan थीटा फाइंड अगर करना है तो यू शुड नो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। व्हाट विल बी cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। एंगल कितना है हमारे पास पता है, 37। तो cos स्क्वायर 37 इज 1 माइनस sin स्क्वायर 37। व्हाट इज sin 37, 0.6 का स्क्वायर। तो फिर ये आ जाएगा cos स्क्वायर 37 1 माइनस 0.36 मतलब 0.64। ये cos स्क्वायर आ गया तो cos कितना आएगा, 0.8। 0.64 का स्क्वायर रूट 0.8 होता है, तो 0.8 तुमको मिल गया cos। तुम्हें चाहिए था tan थीटा मतलब tan 37। व्हाट इज tan, sin अपॉन cos, तो sin 37 अपॉन cos 37। तो यहां से आपको मिल जाएगा tan ऑफ थीटा एज 0.6 अपॉन 0.8, 6/8 मतलब 3/4। तो ये मिल गया आपको tan। ये मेथड नंबर 1 था, एंड देयर इज नो कंपल्सन कि आपको ऐसा ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको अगर वैसा नहीं करना है तो और भी मेथड्स है, प्रोवाइडेड आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए। इफ आई टेक दिस एंगल एज थीटा, आपको पता था साइन इज अपोजिट अपॉन, तो साइन क्या था 0.6, 0.6 मतलब 6 अपॉन 10, 3/5। तो ये 3 आएगा, और ये अगर ये 3 है ये 5 है तो ये, तो बताओ tan थीटा क्या आएगा। जिनको अभी भी नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। ध्यान ध्यान यहाँ पे, आपको अगर मैथ्स नहीं पता तो फिजिक्स में प्रॉब्लम होने ही वाला है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। 0.6, व्हाट इज 0.6, 6/10। व्हाट इज 6/10, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा। तो अपोजिट है 3, हाइपोटेन्यूज है 5। वही राइट एंगल ट्राइंगल का अगर एक साइड 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो बचा हुआ 4 ही आता है। एंड व्हाट इज tan थीटा, अपोजिट अपॉन, अपोजिट इज 3, एडजेसेंट इज, तो देखो tan थीटा आएगा 3/4। ये मेथड लेंदी है, ये मेथड सिंपल है, और जेई नीट के सीईटी के क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली शॉर्टकट्स ही लूंगा। आई विल हैव टू यूज दिस बिकॉज वी कैन नॉट स्पेंड टाइम। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज सम बेसिक नॉलेज दैट यू नीड टू हैव फ्रॉम मैथमेटिक्स। चलो ठीक है, तो अभी आपको tan मिल गया, tan मिल गया तो हमारा काम हो गया, क्योंकि हमको चाहिए था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी था v अपॉन 2πr, v था अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा अपॉन ये आ गया 2πr। तो फ्रीक्वेंसी इज 1/2π अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, और ये आर स्क्वायर, एक आर कैंसल, आर और आर हो गया कैंसल। तो यू विल हैव n इक्वल टू 1/2π अंडर रूट ऑफ जी की वैल्यू है पाई स्क्वायर, tan थीटा की वैल्यू है, आर की वैल्यू है 3, 3 और 3 पाई स्क्वायर का रूट पाई अपॉन 2π, और अंडर रूट ऑफ 1/4, 1/4। गुड, देन पाई पाई
पाई पाई कैंसल, पाई पाई हो गया कैंसल, पाई और पाई कैंसल, तो क्या बचा 1/2, 1/4 का रूट, तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, मतलब 0.25 पर सेकेंड। डन, यही आंसर है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला, तो ध्यान सबका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1.5, semi vertical angle of conical section of a funnel is 37 degree. There is a small ball kept inside the funnel. On rotating the funnel, the maximum speed that the ball can have in order to remain in the funnel is 2 meters per second. Calculate the inner radius of the brim of the funnel. Is there any limit upon the frequency of rotation? How much is it? Is it lower or upper limit? Give a logical reasoning. Use value of G as 10 meter per second square and sin 37 as 0.6. तो क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ लो। दिस क्वेश्चन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर जेई नीट एंड सीईटी। तो पहले क्वेश्चन का एनालिसिस अच्छे से कर लो। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोनिकल सेक्शन ऑफ फनल इज, पहले तो बताओ फनल मतलब क्या पता है? व्हाट इज फनल? उल्टा कोन, कोन बट इन्वर्टेड कोन। आइसक्रीम में कोन आता है ना, उसको उल्टा कर दिया तो फनल बन जाता है वो, राइट? ठीक है, डजंट मैटर। आई गिव यू सिंपल एग्जांपल। कभी रॉकेल को बॉटल में डालते देखा है, पेट्रोल को बॉटल में डालते देखा है? तो दे यूज अ फनल। तो बेसिक शेप इज कोन, सिर्फ इसका जो वर्टेक्स होता है ना वो डाउन होता है, नीचे होता है वर्टेक्स। दैट इज द ओनली थिंग, वर्टेक्स नीचे होता है। तो दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव, दिस इज अ फनल, ऐसा होता है फनल। अब इन्होंने बोला है सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ फनल इज 37। सेमी वर्टिकल एंगल बेसिकली, यू नो व्हाट इज एक्सिस ऑफ फनल? एक्सिस मतलब क्या? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ बेस ऑफ फनल। व्हाट इज बेस ऑफ फनल? सर्कल। और वही लाइन वर्टेक्स में से भी पास होता है, इसको बोलते हो आप एक्सिस। दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस। इसको वर्टेक्स बोलते हो नीचे के पॉइंट को। अब सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये एंगल कितना दिया हुआ है? 37। तो दिस एंगल इज गिवन टू यू एज 37। तो थीटा की वैल्यू 37 दी है, 37। तो आई विल साइमल्टेनियसली राइट डाउन व्हाट इज गिवन टू अस। तो गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है? थीटा दैट इज 37 डिग्री। आगे क्या बोला है? देयर इज अ स्मॉल बॉल केप्ट इनसाइड द फनल। तो दिस अ स्मॉल बॉल व्हिच इज केप्ट इनसाइड द फनल। तो यहाँ पे आपने एक स्मॉल बॉल रख दिया इनसाइड द फनल बेसिकली। ओके, so you have a small ball which you will keep inside the funnel. You have a small ball over here, let us say. यहाँ पे एक small ball है। आगे क्या बोला है? On rotating the funnel, तो जब funnel को rotate करोगे, the maximum speed of the ball that the ball can have, देखो क्या है, rotate कर रहे हो और ज्यादा fast rotate किया तो ये बाहर जाएगा। तो maximum speed that the ball can have is how much? 2 meter per second in order to remain inside the funnel. So maximum speed V max is 2 meter per second. ठीक है, मैं इसको फिलहाल V बोलता हूँ, V max नहीं, just call this as V. This is V. Okay, then calculate the inner radius of the brim. What do you mean by brim? What is the meaning of brim? Brim मतलब brim ये जो बाउंड्री होती है ना, इसको क्या बोलते हो? ब्रिम। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिम। तो क्या फाइंड करना है आपको? रेडियस ऑफ ब्रिम, मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना है आपको r। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस r। थोड़ा सा स्लो जानबूझ के किया मैंने, सो दैट यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन में दिया क्या और फाइंड क्या करना है आपको।
तो फाइंड क्या करना है, रेडियस। तो फाइंड आपको करना है रेडियस, रेडियस ऑफ ब्रिम आर। ओके, आगे पूछा है इज देयर एनी लिमिट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। रोटेशन का कोई लिमिट है, कितने भी फ्रीक्वेंसी रोटेट कर सकते हो, यस और नो को फाइंड करना पड़ेगा। लिमिट है तो लिमिट कितना है, और वो अपर लिमिट है या फिर लोअर लिमिट है, दैट इज द क्वेश्चन। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन है, और आपको जी की वैल्यू कितना यूज करना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साइन ऑफ 37 कितना दिया हुआ है, वेरी गुड। तो आपको अगर साइन ऑफ 37 पता है तो आपको कॉस ऑफ 37 पता ही है, बताओ 0.8, वेरी गुड। और ये पता है तो आपको tan 37 भी पता ही है, बताओ 3/4 मतलब 0.75। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर, श्योर श्योर। क्वेश्चन समझ में आया। फनल था, फनल के अंदर बॉल था, वो बॉल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा जब फनल को रोटेट करोगे। रोटेशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए तो बॉल जो पहले नीचे था, देखो जब तक फनल रेस्ट पे है ना, फनल जब तक रोटेट नहीं होगा तब तक बॉल कहाँ रहने वाला है, यहाँ पे। एज यू स्टार्ट रोटेटिंग फनल, तो दिस बॉल ऑल्सो स्टार्ट्स परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। इफ यू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन, मतलब अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो इसका स्पीड बढ़ते जाएगा और ये कहाँ पहुंच जाएगा, बाउंड्री पे, टॉप, राइट। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किया तो गया बाहर। तो मैक्सिमम स्पीड कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है, रेडियस। तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, तो कैसे रेडियस फाइंड करोगे बताओ। आई डू नॉट हियर यू प्रॉपरली। V इक्वल टू आर जी tan थीटा, गलत है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, क्यों गलत है बता देता हूँ। और आपको सिर्फ एक चीज फाइंड नहीं करनी, आपको दूसरा भी फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करना है, रेडियस भी फाइंड करना है। गलत क्यों है, वाई V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा इज नॉट एप्लीकेबल हियर। सिंपल रीजन, अगर आप कोनिकल पेंडुलम से कंपेयर करोगे तो कोनिकल पेंडुलम में वर्टेक्स ऊपर था, कहाँ था, ऊपर। तो इस केस में आपने टेंशन के दो कंपोनेंट्स किए थे, याद है। ये कौन सा कंपोनेंट था, टी कॉस। ये कौन सा था, टी कॉस ने किसको बैलेंस किया था, वेरी गुड। तो टेंशन ने बैलेंस किया था, टी कॉस थीटा ने बैलेंस किया था mg को, और टी साइन थीटा ने प्रोवाइड किया था सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर व्हाट यू डू आफ्टर दिस इज, अब ऐसा लिखते हो कि टी कॉस थीटा इक्वल टू mg एंड टी साइन थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r एंड डिवाइड। तो फिर आपने टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg। तो tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। वहां पे ये सही है, लेकिन फनल के केस में ये सही नहीं है, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। यहाँ पे वर्टेक्स ऊपर है, वहां पे वर्टेक्स नीचे है। तो देखो कंपोनेंट्स कौन से होंगे, व्हाट इज, इसका अगर मास मैं m लेता हूं तो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, mg। तो दिस फोर्स इज mg ओवर हियर, एंड ऑब्वियसली क्योंकि वहां तो रस्सी थी ना, रस्सी में टेंशन होता है, क्या होता है, यहाँ पे रस्सी है क्या, यहाँ पे बॉल कांटेक्ट में है, किसके साथ कांटेक्ट में है, सरफेस ऑफ फनल, फनल के सरफेस के साथ। तो फनल के सरफेस पे बॉल ने टच करके रखा है, तो जब भी कांटेक्ट हो, नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कहीं बोला है फ्रिक्शन, नहीं। आप बेंच पे बैठे हो, योर वेट इज एक्शन, बेंच इज एक्सर्टिंग रिएक्शन। और रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन क्यों बोलते हो, परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज, तो फिर बताओ नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। तो बॉल टच कर रहा है सरफेस पे, वो एक्शन है, तो सरफेस क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा यहाँ। तो ये कौन सा फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन। वहां पे कौन सा फोर्स था, टेंशन। यहाँ पे कौन सा फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, वहां टेंशन, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये एंगल थीटा है विच इज 37, ये एंगल 90 है,
व्हाट इज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो उसके हिसाब से ये कितना आएगा 90 माइनस थीटा, वेरी गुड। और ये टोटल एंगल 90 है क्योंकि वो नॉर्मल है, बराबर। तो फिर ये एंगल कितना आएगा थीटा, डन। तो यू नाउ नो कि वो एंगल आएगा आपके पास थीटा। ये आर को मैं नीचे लिख देता हूं। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस एंगल इज थीटा, वेरी गुड, गुड 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 गुड। अब ये एन का, इसका ये कौन सा कंपोनेंट है, कॉस, क्यों, एडजेसेंट है। ये एन था, इसका ये कौन सा कंपोनेंट है, साइन, वेरी गुड। तो यहाँ पे mg को कौन बैलेंस कर रहा है, वहां पे उल्टा था, देखो है क्या उल्टा, वहां पे mg को किसने बैलेंस किया था, कॉस कंपोनेंट ने, टी कॉस, यहाँ पे एन साइन। वहां पे सेंट्रीपिटल किसने प्रोवाइड किया था, यहाँ कौन प्रोवाइड करेगा, एन कॉस। तो क्योंकि क्योंकि कंपोनेंट्स काम उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पे कॉस कंपोनेंट एमजी को बैलेंस करते हैं, वहां पे कॉस कंपोनेंट क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इक्वेशन भी उल्टा बनेगा। पिछले केस में आपने बोला था tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, यहाँ बनेगा tan थीटा इक्वल टू आर जी बाय वी स्क्वायर, तो सिर्फ उल्टा होगा। तो याद रखना, अभी इसका काम नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ। नाउ फ्रॉम दिस डायग्राम वी विल राइट डाउन, तो फ्रॉम फिगर what you have in this case is, चलो फॉर्मूला ही बनाना है तो फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। You have n sin theta balancing mg and you have n cos theta providing necessary centripetal force। फिर दोनों को डिवाइड कर दूंगा मैं, तो n sin theta अपॉन n cos theta इक्वल टू mg अपॉन बाय r, mm nn, तो tan थीटा इक्वल टू आर जी बाय वी स्क्वायर। वहां पे वी स्क्वायर बाय आर जी था, यहाँ पे आर जी बाय वी स्क्वायर है, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। अब ये सब प्रोसेस में भूल मत जाना, फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, आर, करेक्ट। तो बताओ आर कैसे फाइंड करोगे। देखो आपके पास क्या क्या है, आपके पास tan थीटा है, आपके पास g है, आपके पास v है, तो यहां से मिल जाएगा आपको r। तो ये आ गया r इक्वल टू वी स्क्वायर tan थीटा बाय g, ये r का इक्वेशन रेडी। तो r का फॉर्मूला आपको मिल गया। और क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी पे लिमिट है कि नहीं वो चेक करना है। तो फ्रीक्वेंसी मैंने बताया है v अपॉन 2πr। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं r, उसके बाद देखेंगे n का, फ्रीक्वेंसी बाद में देखेंगे। तो r इक्वल टू वी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर tan थीटा 3/4 अपॉन 10, हो गया। 2 स्क्वायर इज 4 और 4, 3/10 0.3 मीटर, मिल गया रेडियस। अब चेक कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है, ऑफ कोर्स करता है, क्योंकि v और r की वैल्यू मिल सकती है। लेकिन सिर्फ ये पूछा है कि फ्रीक्वेंसी पे अपर लिमिट है कि लोअर लिमिट है, वो चेक करो। तो दोनों चेक करते हैं, पहले अपर लिमिट चेक करते हैं। यहाँ पे ना ये प्योरली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो जिन लोगों को लिमिट्स का कॉन्सेप्ट पता होगा, पता है लिमिट्स, पक्का, डेरिवेटिव से पहले आने वाला कॉन्सेप्ट होता है लिमिट्स। लिमिट्स के बेस पे है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के फाउंडेशन पे है इंटीग्रेशन। तो लिमिट्स आपको पता है ना। तो आपको ये भी पता होगा कि 0/0 फॉर्म आया मतलब क्या होता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 0/0 फॉर्म आया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों चीज पे ध्यान देना, अपर और लोअर। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रहा है, आर, कैसे, इनवर्सली। मतलब अगर आर की वैल्यू मिनिमम हो तो एन की वैल्यू, इसलिए मैंने क्या लिखा, अपर लिमिट। अब एक लॉजिकली सोचो कि आर की वैल्यू मिनिमम कब होगी। ये डायग्राम को देखो, सोचो और बताओ। रेडियस मिनिमम मतलब रेडियस 0, ये कब होगा, जब बॉल कहाँ हो, वर्टेक्स पे, और ये कब होगा,
when velocity is 0. Very good. तो you have answered it correctly. तो एक चीज याद रखना, as v tends to 0, r tends to 0. तुमने अगर इस फनेल को रोटेट करना ही बंद कर दिया, मतलब स्पीड ऑफ बॉल इज 0, तो रेडियस इज 0, तो बॉल विल बी एट रेस्ट. और क्योंकि तुम अपर लिमिट की बात कर रहे हो और रेडियस मिनिमम होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यू नीड टू रिमेंबर आर और एन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो मैक्सिमम लिमिट क्या आ जाएगा? v अपॉन 2πr. लेकिन r क्या है? मिनिमम. और r मिनिमम तो v भी क्या है? मिनिमम. क्योंकि अभी तो बोला तुमने v 0 तो r 0. वैसे भी तुमको पता है v इक्वल टू आर ओमेगा. v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r. तो r मिनिमम तो v भी मिनिमम. तो बेसिक क्लियर रखो एकदम, राइट? व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ v? व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ r? तो ये कौन सा फॉर्म आ गया? तो देयरफॉर मैक्सिमम मतलब अपर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है और 0/0 डिफाइन नहीं होता है. यहाँ तक क्लियर? पक्का? श्योर? श्योर? क्योंकि काउंटर क्वेश्चन आता है तो काउंटर क्वेश्चन बोलते हैं हमने एन और आर का ये प्रोपोर्शनलिटी क्यों लिया, हमने एन और वी का क्यों नहीं लिया? बोल सकते हो ना. मैंने क्या बोला? आर मिनिमम तो एन मैक्सिमम. तुम बोल सकते थे ना वी भी तो है, वी मिनिमम तो एन मिनिमम. लेकिन थोड़ा लॉजिकली सोचोगे, आर मिनिमम तब होगा जब वी मिनिमम होगा. मतलब आर का डिपेंडेंस वी पे है और एन का डिपेंडेंस आर पे है. तो दैट इज द आइडिया. तो अपर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. तो कौन सा लिमिट एग्जिस्ट करता है? लोअर लिमिट. और लोअर लिमिट हम फाइंड भी कर लेंगे. देखो तुमने जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाला तो वी और एन की वैल्यू क्या लिखी? मिनिमम. तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी का मिनिमम चाहिए तो v और r क्या होगा? तो v मैक्स अपॉन 2π. और v मैक्स तो तुमको दिया ही था कितना? 2. वो तो क्वेश्चन में ही दिया है 2. और r मैक्स 0.3. 0.3 कैंसल और कैंसल. डू यू रिमेम्बर मैंने कल आपको बताया था, कल ही बताया था, व्हाट इज 1/π? 0.318, 318, 314 जो भी हो वो. तो यू नो व्हाट इज 1/π? 0. यू नो व्हाट इज 0.3 अपॉन 0.3? 1. तो आंसर क्या आना चाहिए? 1. तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी शुड बी 1. अब चेक करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू क्या दिया हुआ है. होगा तो यही 1 के आसपास ही होना चाहिए और होगा 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड. हो गया 1 खत्म. तो आंसर है आपका 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, 1 आरपीएस. तो यू हैव 1 आरपीएस. डन. तो लेट अस मूव अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन. और अगला क्वेश्चन वापस से सीईटी जेई नीट के लिए इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल 1.5, एग्जाम्पल 1.6 रह गया, तो 1.6 हम लोग पहले लेंगे बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो लेट मी जस्ट कॉपी इट फ्रॉम अनदर फाइल. 1.6. 1.6. ओके. तो यू हैव एग्जाम्पल नंबर 1.6. गुड क्वेश्चन. थोड़ा सा ध्यान दो इस क्वेश्चन पे बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. लेंथी भी है, इंपॉर्टेंट भी है. तो अ टाइनी स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम. हमारे पास एक टाइनी स्टोन है जिसका मास 20 ग्राम है. is tied to a practically massless, inextensible, flexible string and whirled along vertical circles. So it is a question related to vertical circular motion. Speed of the stone is 8 meter per second when the centripetal force is exactly equal to force due to tension. So before I go ahead, highest point, lowest point और mid point याद है क्या? यस, पक्का. तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा पॉइंट था जहां पे
सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू टेंशन, लोएस्ट पॉइंट पे था, हाईएस्ट पॉइंट पे था, हाईएस्ट पॉइंट पे थोड़ा सा बड़बड़ कम करो और ध्यान दो। आपको परसों जो टॉपिक हुआ, परसों मतलब कल ही हुआ है बेसिकली वो, तो वो भी याद नहीं है। ये हाईएस्ट पॉइंट था। कौन से दो फोर्सेस थे? टेंशन एंड mg, और दोनों के दोनों कहाँ पॉइंट कर रहे थे? वर्टिकल डाउन मतलब टुवर्ड्स सेंटर। तो ये था टेंशन एट ए और ये था आपके पास mg, तो बोथ वेर पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, मतलब दोनों मिलके क्या प्रोवाइड कर रहे थे? दोनों मिलके मतलब टी ए प्लस एम जी इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे सिर्फ टेंशन ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया क्या? नहीं, तो टेंशन और एम जी ने। लोएस्ट पॉइंट पे क्या था? टीबी माइनस एम जी, मतलब वहां पे भी टेंशन और mg के रिजल्टेंट ने क्या प्रोवाइड किया? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक ही ऐसा पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था? मिड पॉइंट, सी पॉइंट या डी पॉइंट जो भी बोलना है वो पॉइंट, एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पे टेंशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है ये समझने के लिए सबसे पहले तुमको ये बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। पहले सेंटेंस में बोला है टाइनी स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम, तो मैंने स्टोन भी बता दिया यहाँ पे, इज टाइड टू अ प्रैक्टिकली मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग एंड whirled along vertical circle. Speed of the stone is 8 meter per second when the centripetal force is exactly equal to force due to tension, मतलब मिड पॉइंट पे। मतलब आपको जो स्पीड दिया है 8, वो कहाँ दिया है? मिड पॉइंट पे। तो गिवन VC इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। गुड, क्लियर यहां तक? अब कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द एंटायर सर्कल। तो तुमको तो पता ही है ना मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ होता है। क्या फाइंड करना है? मिनिमम। आपको पता है मिनिमम कहाँ होता है? कौन से पॉइंट पे? हाईएस्ट। हाईएस्ट पॉइंट को क्या नाम दिया था तुमने? ए, मतलब यहाँ पे एट ए पॉइंट, और के मतलब काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज के? काइनेटिक एनर्जी। तो आपको क्या फाइंड करना है? मिनिमम एनर्जीज ना, मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और क्या फाइंड करना है? आपको याद है मैक्सिमम क्या होता है? ए बी एट लोएस्ट पॉइंट। यहाँ तक क्लियर? तो सबसे पहले बेसिक्स पता होना चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी, कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एंड पोटेंशियल इज मैक्सिमम। लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल इज जीरो। तो अगर आपको पूछा है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है? हाईएस्ट पे। आपको पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब कहाँ फाइंड करना है? बी पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे। यहाँ तक क्लियर? तो टेंशन एग्जैक्टली इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब कौन सा पॉइंट? कौन सा पॉइंट? मिड पॉइंट। तो स्टार्ट विद देयर, मतलब आपको दिया है स्पीड एट पॉइंट सी, राइट? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कौन से पॉइंट पे? ए, हाईएस्ट पॉइंट पे। और मैक्सिमम कहाँ पे? लोवेस्ट पॉइंट पे। और रेफरेंस लेवल कहाँ लिया था? बी, ग्राउंड लेवल आपने मारा था बी पॉइंट को, तो दिस इज योर रेफरेंस लेवल ऑल्सो। इसका रीजन है मैं बताऊंगा बाद में, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। आगे क्या बोला है? लेट थीटा इक्वल टू 0 बी द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग when the stone is at lowest position, lowermost point मतलब lowest position, lowermost position. Let theta equal to 0 be the angular position of the string when the stone is at lowermost position. अब ऐसा क्यों बोला होगा? आप नॉर्मली एंगल कहां से मेजर करना स्टार्ट करते हो? नॉर्मली एक्स एक्सिस से। मतलब नॉर्मली इफ आई मेजर एंगल आई विल बी मेजरिंग एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जाऊंगा तो नेगेटिव।
मतलब थीटा इक्वल टू 0 व्हेन यू आर मेजरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बराबर, सही है, पक्का सही है ना। नॉर्मली तो ऐसा ही करते हो ना, कहाँ से मेजर करते हो, लेकिन यहाँ कहाँ से करना है, वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई से। क्यों नेगेटिव वाई से, क्वेश्चन में बोला है, हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में बोला है लेट थीटा इक्वल टू 0। एंगल कब 0 लोगे, बी द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट, तो स्टोन जब लोअर मोस्ट पोजीशन पे है, मतलब कहाँ पे है, बी पॉइंट पे है, तो एंगल कितना, 0, राइट। तो कहाँ से मेजर कर रहे हो एंगल, नेगेटिव वाई से। तो ये कितना हो गया, 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 270 प्लस या फिर -90, ये कितना हो गया, -180, ये कितना हो गया, -270, और ये कितना हो गया, -360। हम नॉर्मली ऐसा ही करेंगे, वी विल नॉट टेक नेगेटिव, वी विल टेक ओनली पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर। तो दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि एंगल तुम मेजर करोगे विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव वाई एक्सिस, नॉट एक्स एक्सिस, नॉट नॉर्मल। नॉर्मली तुम एक्स एक्सिस से मेजर करते हो। आगे आगे भी कुछ है और, डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द फोर्स ड्यू टू टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वेट ऑफ द स्टोन। यूज जी वैल्यू एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1.8। जी वैल्यू कितना यूज करना है, 10। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बिकम रेडियस। ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो क्या होगा, रेडियस होगा, दैट विल बिकम आर। तो एल इक्वल टू आर इक्वल टू 1.8 इतना आपको दिया है। और एक चीज फाइंड करने के लिए बोला है आपको, वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो। देखो क्या बोला है, डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन, मतलब क्या, थीटा, व्हेन द फोर्स ड्यू टू टेंशन, मतलब when force due to tension, मतलब T is numerically equal to, is equal to weight. What is weight? हाँ, तो जब T equal to mg हो जाए तब एंगल कितना है ये बताओ, राइट। मैं आपको अभी बता देता हूँ होता क्या है। हाईएस्ट पॉइंट पे T टेंशन और mg दोनों मिलके प्रोवाइड करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। बी पॉइंट पे टेंशन माइनस mg प्रोवाइड करता है। सी पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे, ओनली टेंशन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा है कि जब टेंशन इक्वल टू सेंट्रीपिटल नहीं, टेंशन इक्वल टू mg हो तो एंगल कितना। अब देखो यहां से स्टार्ट करेगा, सपोज मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है x, सम पॉइंट x, दिस इज सम पॉइंट x। x ऐसा पॉइंट है जहां पे आने के बाद टेंशन हो गया इक्वल टू mg, न्यूमेरिकली इक्वल टू हो गया mg। तो उस केस में एंगल जो है वो कितना है, थीटा। तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, थीटा। समझ में आया। जब टेंशन की वैल्यू इक्वल टू mg हो जाए न्यूमेरिकली, डायरेक्शन वाइज नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज, न्यूमेरिकली मतलब मैग्नीट्यूड वाइज, व्हेन टेंशन इज इक्वल टू mg फाइंड आउट व्हाट इज एंगल थीटा। तो मैं इमेजिन कर लूंगा एक पॉइंट है x, इस x पॉइंट पे t इक्वल टू क्या बन जाएगा, mg। तो तीन चीजें फाइंड करनी है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड थीटा, बट थीटा व्हेन t इक्वल टू mg। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का। क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट तो पता होना चाहिए। देन अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये तो हो गया आपके पास V1 और 2 फाइंड। यहाँ पे मैं फॉर्मूला का सेक्शन स्किप करूंगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे, फॉर्मूला अपने आप आएगा। तो मिनिमम या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, क्योंकि वही पता है हमको। कैसे पता है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट सी, हाफ mvc²। vc पता है, यस। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, mgh सी का हाइट पता है, यस। व्हाट इज हाइट ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल, रेडियस इज 1.8। वेरी गुड। तो टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। पहले मैक्सिमम फाइंड कर लेते हैं, मिनिमम करना है तो एट ए बोलो, एक ही बात है, वन एंड द सेम थिंग।
आपके ऊपर है. इफ यू वांट टू स्टार्ट विद पॉइंट ए, स्टार्ट विद पॉइंट ए. इफ यू वांट टू स्टार्ट विद पॉइंट बी, स्टार्ट विद पॉइंट बी. इट्स अप टू यू. आई स्टार्ट विद पॉइंट बी. Total energy at C will be kinetic energy at C plus potential energy at C. Total energy at B is kinetic energy at B plus potential energy at B. Correct? Kinetic energy at C is half mvc square plus mghc equal to, ये फाइंड करना है. What is kinetic energy at point B? Maximum. आपको फाइंड भी क्या करना है? मैक्सिमम. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी? 0. राइट? ज्यादा क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? कुछ नहीं है. बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 है. तो काइनेटिक एनर्जी एट बी इज नथिंग बट मैक्सिमम. और लिखा भी है वहां पे मैंने, के मिनिमम के मैक्सिमम. के मतलब काइनेटिक एनर्जी है और के मतलब भी काइनेटिक एनर्जी ही है. नॉट टू गेट कंफ्यूज. कोई कंफ्यूजन का केस ही नहीं बनता यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में काइनेटिक एनर्जी को के से डिनोट करते हैं, तो मैंने भी के से डिनोट कर दिया. डजंट मैटर रियली. तो यू कैन जस्ट राइट डाउन के ई इफ यू वांट. बट अभी एट दिस स्टेज 12th में आने के बाद ये नोटेशंस आपको पता होने चाहिए. एनीवेज, यहाँ तक क्लियर? हाफ एम बी सी. व्हाट इज मास बाय द वे? 20 ग्राम. 20 ग्राम था ना? यस. लिखा नहीं मैंने बट है. मास इज 20 ग्राम. 20 ग्राम मतलब 20 इंटू 10⁻³ किलोग्राम. तो केजी में आ गया, मतलब 2 इंटू 10⁻² किलोग्राम. तो मास इज 2 इंटू 10, 20 इंटू 10⁻³ था तो 2 इंटू 10⁻². 2 इंटू 10⁻². वीसी कितना है? 8. 8 का स्क्वायर कितना है? 64. एम 2 इंटू 10⁻². जी की वैल्यू 10. HC is R is 1.8. This is equal to maximum kinetic energy. Right? Cancel. This is 0.64. That is 0.64. Plus. एक काम करो, ये 18 है. 18. 10 into 1.8. 18 into 2, 36. 36 into 0. 10⁻² मतलब 0.01. तो 36 इंटू 10⁻² कितना आएगा? 0.36. दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज द एडिशन ऑफ दिस टू? 1. तो देयरफॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 1 जूल. राइट? जूल क्यों? क्योंकि सब तुमने लिखा एसआई में, तो आ गया 1 जूल. दैट इज द मैक्सिमम एनर्जी. अब क्या फाइंड करोगे? मिनिमम. तो मिनिमम के लिए वापस वही टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, क्योंकि मिनिमम कहां पे है? इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी या फिर बी. बेटर. क्यों? अभी तुमने फाइंड किया, मुझे बताओ बी पे टोटल एनर्जी क्या है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. पोटेंशियल तो वैसे भी क्या है? 0. तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी. वो तो तुमने फाइंड किया ना, 1 जूल. तो जो फाइंड किया तो वही यूज करो. वापस से क्यों लिखना है? मैंने यहाँ पे सी लिख सकता था. यस. क्यों नहीं लिखा? तुमने अभी फाइंड किया. टोटल एनर्जी एट बी इज काइनेटिक एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी. बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. पोटेंशियल तो वैसे भी है 0. काइनेटिक क्या है? मैक्सिमम. और वो कितना आया? हाँ, तो जब पता ही है आपको तो फिर बार बार सॉल्व करना नहीं. टोटल एनर्जी एट ए is kinetic energy at A plus potential energy at A. Total energy at B is kinetic energy at B plus potential energy at B. बराबर है. काइनेटिक एनर्जी एट ए फाइंड करना है. वही तो फाइंड करना है. व्हाट इज दैट? मिनिमम. तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज मिनिमम प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज mgh HA equal to what is kinetic energy at B? 1 and minus 0, क्योंकि potential at B is 0. Minimum kinetic energy is equal to 1 minus mgHA. So that is equal to 1 minus m 2 into 10⁻². G is 10.
height is 2 times of radius, 2 times of radius, so that is 2r, right? That is 2 into 10 raised to minus 2, ये मैं फिलहाल लिख रहा हूँ बिकॉज दिस इज 2 into बताओ 1.8, 1.8 into 2 into 2 7.2 into 10 72 into 10 raised to minus 2 0.72, तो कितना आ गया 0.28 जूल। ये आ गया आपके पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट है। मैक्सिमम 1 है तो मिनिमम 1 से छोटा होगा, तो 0.28 है, सही है। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? गुड। तो ये हो गया आपका पार्ट 2 सॉल्व। अब पार्ट 3 इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। एंगल फाइंड करो जब टेंशन इज इक्वल टू mg। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो ये भी देखेंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पहले दिन ही बता दिया था कि 12th के पहले 2 चैप्टर लेंदी भी है और थोड़े से डिफिकल्ट भी जाएंगे, तो करना तो पड़ेगा। वी कैन नॉट स्किप एंड वी विल नॉट स्किप। एक्स पॉइंट पे देख लेते हैं क्या होगा। mg का डायरेक्शन हमेशा कहाँ होता है? तो जब x पॉइंट पे भी हो मास, तो mg इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वेरी गुड, वेरी गुड। इस लाइन को मैं थोड़ा सा कर लेता हूं एक्सटेंड। ऐसा क्यों किया समझ में आएगा। ये थीटा, तो ये क्या है? तो ये कौन है? mg cos थीटा, क्योंकि एंगल को लग के कंपोनेंट हमेशा कौन सा होता है? cos। तो ये mg का cos कंपोनेंट। टेंशन कहाँ है? टेंशन टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मतलब टेंशन इज टुवर्ड्स सेंटर tx। टेंशन when the particle is at point x। सही? करेक्ट। तो who is providing necessary centripetal force? tx minus, very good। तो tx minus mg cos theta equal to mvx square by r। तो अगर आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन याद है तो मैंने बताया था कि 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट, लोवेस्ट, मिड पॉइंट, और चौथा भी इंपॉर्टेंट है आर्बिट्री पॉइंट, रैंडम पॉइंट। मैंने आपको ये भी बताया था एग्जांपल नंबर 1.6 में आएगा। तो हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? 1.6। आगे आर्बिट्री पॉइंट, यस। तो इस केस में क्या लिखते हो? tx माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। और एक्चुअली अगर थोड़े से ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होंगे, अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो एंगल कितना? 0। बी पॉइंट से मेजर करो तो एंगल एट बी इज 0। तो बी पॉइंट पे cos 0, तो यही आया था टीबी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर बाई आर। यही तुमने लिखा है, लिखा था क्या? पक्का पक्का, श्योर श्योर। अब मेरे को बताओ ए पॉइंट के लिए एंगल कितना है? 180। वेरी गुड। तुमको स्टोरी पूरा समझ में आ गया होगा। व्हाट इज कॉस ऑफ 180? तो टी ए प्लस एम जी इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाय आर। ऐसे ही इक्वेशन आए थे। यस। तो बेटर वो अलग अलग इक्वेशन याद रखने की जगह पे ये याद रखो, ये जनरल इक्वेशन है, कहीं पे भी फाइंड कर लोगे। मिड पॉइंट पे टी वॉज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब मेरे को बताओ मिड पॉइंट पे एंगल कितना बना? व्हाट इज कॉस 90? हाँ, तो टी इक्वल टू क्या आ गया? एम वी स्क्वायर बाय आर। तो 3 इक्वेशन याद रखने की जगह पे एक याद रखो, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अगर आप लोएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हो तो एंगल इज 0, क्योंकि एंगल तो मेजर ही यहां से कर रहे हो, एंगल इज 0। तो टी माइनस एम जी कॉस 0 इज 1। तो टी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ की बात कर रहे हो तो 90, टी माइनस कॉस 90 होता है 0। तो टी माइनस 0 इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अगर तुम हाईएस्ट की बात कर रहे हो 180, तो t माइनस एम जी कॉस 180, कॉस 180 माइनस 1, तो t प्लस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो कोई 3 इक्वेशन नहीं है, एक ही इक्वेशन है, दिस वन। यहां तक क्लियर? पक्का पक्का, श्योर? लॉक कर दे। ओके गुड। तो अब ए इक्वेशन काम में आएगा तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। तो लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। काम में आएगा बाद में हमारे। क्वेश्चन में ये था
फाइंड आउट एंगुलर पोजीशन व्हेन t इक्वल टू, हाँ तो t इक्वल टू mg डालो, बट t इक्वल टू mg सब्स्टिट्यूट कर दो। Therefore, from equation number 1 and 2, you will write down tx यहाँ पे mg minus mg cos theta इक्वल टू mvx स्क्वायर बाय r। mg आ गया कॉमन 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू mvx स्क्वायर बाय r। m और m कैंसल, mm कैंसल, तो vx स्क्वायर बाय r को यहां शिफ्ट कर देता हूं तो क्या बन जाएगा, rg 1 माइनस कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 3। बराबर। तुमको क्या फाइंड करना है, थीटा। आते हैं, उस पर भी आते हैं, वो भी सॉल्व करेंगे, लेकिन vx का एक इक्वेशन बन गया हमारे पास। अब ये टोटल एनर्जी का कॉन्जर्वेशन तो हर पॉइंट पे चलेगा, ए बी सी या फिर एनी अदर पॉइंट एक्स। तो एक काम करो, फिर आप बोलो टोटल एनर्जी एट पॉइंट एक्स। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, लुक द आइडिया हियर इज, तुमको क्या फाइंड करना है, थीटा। तुमको जी पता है, यस। तुमको आर पता है, यस। तुमको क्या नहीं पता, तो vx नहीं पता। ये एक इक्वेशन है जिसमें दो अननोन है, कौन से दो, थीटा और vx। तो सॉल्व होगा क्या, तो और एक इक्वेशन चाहिए, तो दैट इज व्हाई यू हैव टू मेक वन मोर इक्वेशन। और हमको क्या नहीं पता यहाँ पे, vx, तो और एक इक्वेशन चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, वो कहां से आएगा, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इक्वेट कर सकते हो क्या, तो क्या इक्वेट कर सकते हो, हाँ तो वापस से क्या यूज करोगे, टोटल एनर्जी का कॉन्जर्वेशन। तो टोटल एनर्जी एट x इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट b। ये तो 1 है, पता है। अब दिस इज हाफ mvx स्क्वायर प्लस mghx इक्वल टू 1। तो यहां से आपको मिल जाएगा हाफ mvx स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस mghx। यहां से आपको मिल जाएगा vx स्क्वायर इक्वल टू 2 को शिफ्ट कर दो, m को भी शिफ्ट कर दो, 1 माइनस mghx, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 यू विल हैव, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को भी सेम कर दो, rg 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 बाय m 1 माइनस mghx। ज्यादा क्लियर, वो फिर अटक गए, क्यों, you don't know what is hx, you don't know what is height of x point with respect to reference level। मतलब you are supposed to find out this height, h का डिस्टेंस, x का डिस्टेंस कहां से, रेफरेंस लेवल से। तो ये क्या है, ये hx है। अब ये फाइंड करना पड़ेगा। अब ये कैसे फाइंड करोगे, मैंने पहले ही बोल दिया, मैथ्स नहीं है तो फिजिक्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा आपका। वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री है। तो एक काम करते हैं, आई कॉल दिस पॉइंट, कुछ नाम दे देता हूँ, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज समथिंग, बोल देंगे सम पॉइंट, डी बोल देता हूँ, डी। ओके, अब बी केयरफुल हियर, है सिंपल, तो लॉजिक यूज करना पड़ेगा आपको। फ्रॉम दिस डायग्राम व्हाट इज ओ बी, ओडी प्लस डीबी, ओडी प्लस डीबी। ओके, तो फ्रॉम फिगर यू कैन से you can say OB equal to OD plus DB, correct? क्लियर यहाँ तक? What is OB? R, ये पूरा का पूरा है R, क्या जाएगा R। You know what is OD? ये पता है ये क्या है, रेडियस है। ये क्या है, रेडियस है। ये पता है क्या है, एंगल को लग के कौन सा कंपाउंड होता है, ये क्या था, रेडियस। तो ये किसका कॉस कंपोनेंट है, वेरी गुड। तो दिस इज आर कॉस थीटा। तो ये जो कंपोनेंट आपके पास आया ये क्या है, आर कॉस थीटा। ये क्या आया, आर कॉस थीटा। ये है आर कॉस थीटा। तो ये आ गया आर कॉस थीटा प्लस डीबी। यू नो व्हाट इज डीबी, एच एक्स। व्हाट इज डीबी, height of point x, hx। So what is hx?
r माइनस r cos थीटा, तो r कॉमन 1 माइनस cos थीटा, इक्वेशन नंबर 5, लेट अस से इक्वेशन नंबर 5, ओके। 5 की जगह पे इसको बोलता हूँ 6 और इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 5। तो अभी क्या करोगे, एच एक्स को सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन नंबर 5 में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, लेफ्ट हैंड साइड था आर जी 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू था 2/m 1 माइनस एम जी एच एक्स, और एच एक्स क्या है, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, गुड, बराबर। तो आगे आगे हम लोग ऑलमोस्ट आंसर पे, अब सिर्फ करना पड़ेगा आपको इसको सिंप्लीफाई और सॉल्व, है ना, बहुत सिंपल है ये, आई टोल्ड यू वेरी सिंपल, लेकिन करेंगे हम, करना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। आर जी इंटू 1 इज आर जी माइनस आर जी कॉस थीटा, बराबर, इक्वल टू 2/m फिलहाल बाहर रखो, 1 माइनस एम जी आर माइनस एम जी आर कॉस थीटा, माइनस की प्लस, प्लस, बराबर। अब ये आ जाएगा आर जी माइनस आर जी कॉस थीटा माइनस 2/m, सॉरी, इक्वल टू 2/m इंटू 1, 2/m एम जी आर मतलब 2 GR, mm कैंसल, वापिस mm, तो क्या आ जाएगा प्लस 2 GR कॉस थीटा, बराबर। तो देखो अब आर जी माइनस आर जी कॉस थीटा, आर जी माइनस आर जी कॉस थीटा, ये माइनस है यहाँ पे आके प्लस 3 RG, है ना, 2, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 RG, और ये प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस 2 RG कॉस थीटा इक्वल टू क्या बचा, 2/m। अब कर लो सॉल्व, हो गया ऑलमोस्ट सॉल्व, 3 RG माइनस 3 RG कॉस थीटा इक्वल टू 2/m, ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन। 3 RG कॉमन 1 माइनस इक्वल टू, तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2/3 mgr, 1 माइनस 2/3 mgr इक्वल टू, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो, है अब ऐसा है, इतना लेंदी है तो है, अभी कुछ नहीं कर सकते, करना तो पड़ेगा। 1 माइनस 2 3, व्हाट इज m वैल्यू, 2 इंटू 10⁻² माइनस 2, व्हाट इज g वैल्यू 10, व्हाट इज r वैल्यू 1.8 इक्वल टू कॉस थीटा। करेंगे करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, खत्म होने तक करते रहेंगे, कैंसल एंड कैंसल। 18 18 3 54, साथ में, हाँ, एक काम करो ना, इसको ऊपर लेके जाओ, 100/54 दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। फैक्टर करते आते तो कर दो, आते नहीं आते, आने चाहिए। 27 - 50 अपॉन, एग्जैक्ट आंसर है -23/27 विथ माइनस साइन। चलो बाकी सब तो ठीक है, कॉस नेगेटिव कब आता है ये बताओ, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब 90 to 180, कल टेल यू कि आंसर कितना आना चाहिए। आपको कॉस निकालना है किसका, -23 डिवाइडेड बाय 27 का, मतलब -0.85185, लगभग 150 डिग्री के आसपास आना चाहिए आंसर। इसका क्या निकालना है तुमको, कॉस, इसका क्या निकालना है कॉस, ये डिग्री में चाहिए था, तो आंसर क्या आया था -0.85185 ना, 23 डिवाइडेड बाई 27 बराबर है, हमको क्या फाइंड करना है कॉस, किसका कॉस, किसका कॉस, किसका कॉस
-23 तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ। लेकिन अभी ये जो कैलकुलेटर इसमें कॉस इनवर्स आता नहीं है, तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। रफली रफली देख लेते हैं। 148 डिग्री का कॉस कितना आया? -0.8480। हमारा कितना था? -0.85। यहाँ पे 84 है, वहां पे क्या था? 85। हमने कितना एंगल लिया? 148, तो 148.5 का लेके देखते हैं। आ गया। तो आंसर कितना चाहिए? 148.5 डिग्री, मतलब 148 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स। ये रफ आंसर है। एग्जैक्ट आंसर वो अभी टेक्स्ट बुक में होगा, मैं लिख देता हूँ अप्रोक्सीमेटली। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट आंसर? 148.5 degrees. Done. So this is how you are supposed to solve this question. है ना सिंपल?